सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। अभी 10 बज चुके हैं। ये टाइम दिया गया था 9:30 बजे का, लेकिन अभी तक महफूज फैसला नहीं सुनाया जा सका है। और देखते हैं कि ये क्या फैसला होता है जिसका सबको इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में फैसला महफूज किया गया है और अब से कुछ देर के बाद ये महफूज फैसला सुना दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कमर मैकन से। कमर, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ देर पहले मौजूद थे, क्या सूरत हाल है वहां पर, कैसा माहौल है और सुप्रीम कोर्ट का अमला क्या बता रहा है, कब तक फैसला आ सकता है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त जजेस आपस में मशावरत में मसरूफ हैं। मशावरत शुरू करने से पहले तकरीबन 8:30 बजे दोबारा बताया गया कि 1 घंटे के बाद फैसला सुनाया जाएगा। जबकि जब मशावरत के लिए वक्त दिया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, तो उस वक्त ये नहीं बताया कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैसेज भिजवाया अदालती अमले के जरिए कि 1 घंटे के बाद यानी 9:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब तकरीबन 10:05 होने को हैं और अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया। फैसला ताखीर का शिकार हो रहा है। समाअत कल का दिन भी जारी रही थी, सारा दिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने तमाम दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दलाइल देने के लिए वक्त दिया गया था। सुबह 10 बजे जब समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने कुछ अहम नुकात सामने रखे और बताया कि मैं इन अहम तरीन नुकात के अंदर रहकर यानी कि इनके ऊपर फोकस्ड रहकर अपने तमाम तर दलाइल जो हैं वो मुकम्मल करूंगा। हालांकि हमारे पास वक्त कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तमाम दलाइल जो है वो कम से कम मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर लूँ। जिसके बाद उन्होंने दलाइल का आगाज किया। सबसे पहला अहम तरीन नुकता जो उनका था वो उन्होंने उठाया कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म का इख्तियार नहीं है आर्टिकल 17(2) के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे सके। ये एक बेसिक राइट होता है किसी भी पार्टी का कि वो इलेक्शन सिंबल के साथ इलेक्शन में जाए। इतनी मेजॉरिटी के साथ जब किसी पार्टी की मकबूलियत होती है तो उसका सिंबल वापस ले लेना जो है वो सरीहन नाइंसाफी है। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो कोई बात ना हुई कि आप इलेक्शन सही तरह से ना करवाएं और फिर जब आपको इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी ना किया जाए तो आप फिर इस चीज़ का सहारा लें। जिसके बाद आर्टिकल 209 और 210 का तफसीली जायजा लिया जाता रहा। बैरिस्टर अली जफर ने तमाम दलाइल दिए कि किसी भी शिक में ऐसी चीज़ मौजूद नहीं कि आप किसी पार्टी को सजा के तौर पे उससे उसका सिंबल वापस ले लें। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते हैं। अगर आप सिंबल वापस ले लेंगे तो उन करोड़ों पाकिस्तानियों का हक जो है, बुनियादी हक, वो मारा जाएगा। जिसके बाद काफ़ी लंबे दलाइल दिए, लेकिन एक नाखुशगवार वाक़या भी उस वक्त पेश आया जब काजी फाइज ईसा काफ़ी चुभते हुए तनकीदी सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से कर रहे थे। उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील न्याजुल्लाह न्याजी उठे और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए और कहा कि आप हमेशा जज्बाती अंदाज में कुछ पर्सनल और ज़ाती नौयत के सवालात करते हैं, पार्टी के अंदरूनी मामलात पर सवाल करते हैं। आपको बताता चलूँ उससे कुछ वक्त पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवालात किए थे कि पार्टी चेयरमैन कौन है। बताया गया कि बैरिस्टर गौहर इस वक्त पार्टी चेयरमैन है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये पार्टी चेयरमैन कैसे बन गए, तो कहा गया कि इमरान खान ने इनको नॉमिनेट किया था। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने कोई पेपर साइन शुदा आपके सामने रखा या कोई इस किस्म का रिटन प्रूफ आपके पास मौजूद है कि बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन जो है वो नामजद किया गया है। जिस पर कहा गया कि मीडिया पर बाकायदा पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से इमरान खान के बिहाफ पर ऐलान करके बताया गया था कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर होंगे। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि सब कितना अरसा हो गया बैरिस्टर गौहर को इस वक्त पार्टी चेयरमैन बने हुए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हुए, तो बताया गया कि तकरीबन कोई 3 से 4 साल हुए हैं। तो उसके बाद कहा गया कि एक नए आने वाला बंदा चेयरमैन बन सकता है, तो पुराने जो बानी अरकान है उनमें से कोई शख्स पार्टी चेयरमैन क्यों नहीं बना। फिर आमिर खान साहब से सवाल किया गया कि आप पार्टी चेयरमैन क्यों नहीं बने। तो इन सवालात के बाद न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो है उन्होंने इंटरप्ट किया और संगीन इल्जामात आयद किए कि आप ज़ाती नौयत के ऐसे सवालात कर रहे हैं जो कि पार्टी के अंदरूनी मामलात के रिलेटेड है, आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते। और साथ में ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मेरा बेटा जब नौकरी हासिल करने के लिए एक इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट आया तो आपने वो इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के अंदर भी न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि आपने मेरे बेटे से कुछ ज़ाती नौयत के सियासी और पीटीआई के मुतालिक सवालात किए थे, आप हमेशा ऐसा करते हैं। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने न्याजुल्लाह न्याजी को बैठने के लिए कहा
اور کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے بیچ بچاؤ کروایا اور آپ جو اس وقت پھر وقفہ ہو گیا۔ وقفے کے بعد جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل کنکلوڈ کیے۔ جب وہ اپنے دلائل کنکلوڈ کرنے کے قریب تھے تو اس وقت ایک اور ناخوشگوار واقعے کی خبر روسٹرم پر موجود بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ کھڑے بیرسٹر گوہر کو ملی کہ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے اور ان کے بیٹے اور بھتیجے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد ہم نے جی ٹی وی نیوز پر اپنی وہ اسٹوری بھی بریک کی تھی، جس میں واضح طور پر بیرسٹر گوہر اپنے گھر کے اندر ٹوٹی پھوٹی تمام چیزیں دکھا رہے ہیں، جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ ان کا کمپیوٹر توڑ دیا گیا، لیپ ٹاپ لے کر چلے گئے، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے شیشے بھی توڑے اور ان کی اہلیہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اہلیہ کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد بیرسٹر گوہر واپس سپریم کورٹ آئے۔ سپریم کورٹ آنے کے بعد انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آج ہی کی سماعت کے دوران کھڑے ہو کر کہا کہ بس بہت ہو گیا، آپ کو یہ معاملہ دیکھنا ہوگا، اب ہمارے گھروں پر اس طرح سے اٹیکس ہو رہے ہیں جو بالکل ناقابل قبول ہے، آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ جس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ میں کوئی ایس ایچ او نہیں ہوں، لیکن میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ جس کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا اور ان کی مشاورت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ہوئی۔ ہماری اسٹوری بریک ہونے کے بعد کچھ ہی لمحوں بعد جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب دوبارہ سماعت شروع کی تو انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا اور اس کے بعد آئی جی اسلام آباد سے کچھ سنگین نوعیت کے سوالات کیے اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر کو ہدایات کی کہ آئی جی صاحب ابھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر جائیں گے اور اس سارے معاملے کی تحقیقات کروائیں گے۔ جس کے بعد بیرسٹر گوہر اور آئی جی اسلام آباد سپریم کورٹ سے روانہ ہو گئے اور باقی تحقیقات جو ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں، مزید کچھ سامنے نہیں آ سکا، لیکن آئی جی اسلام آباد کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا کہ جو معاملہ تھا وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ پولیس کے لوگ کسی اشتہاری کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے تھے اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا گھر ہے، جس کے بعد پولیس وہاں سے واپس آ گئی۔ اب یہ ساری کی ساری معلومات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی تک نہیں رکھی گئی، لیکن پولیس نے یہ موقف اپنایا۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر جو ہے واپس سپریم کورٹ آ گئے، بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل مکمل کیے اور اس کے بعد پھر مختوم علی خان جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے جواب الجواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا اور اس کے بعد شکایت کنندگان جو تھے انہوں نے ان کے وکلاء نے اپنے اپنے دلائل قمر آپ کو انٹرپٹ کروں گی، سماعت سے متعلق یہ جاننا چاہوں گی جس طرح سے کہ ڈاکیومنٹیشن کی بات ہو رہی تھی، جو بھی ڈاکیومنٹس مانگے گئے پی ٹی آئی کی جانب سے وہ نہیں دکھائے گئے، تو اس پر کیا بحث ہوئی کہ سماعت میں کیا مکالمہ ہوا اس پر؟ جی، سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ آپ نے جو الیکشن کروانے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے جو وینیو ڈیسائیڈ کیا اس کی اطلاع اپنے پارٹی جو ارکان ہیں ان کو کس طرح سے پہنچائی تھی، جو کہ بتایا گیا کہ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے تھرو سب کو بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ سوال ہوا تھا کہ جو کاغذات نامزدگی ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے وہ آپ نے کب اور کس کو دیے، جس پر بتایا گیا کہ وہ ویب سائٹ کے اوپر موجود تھے اور جو شکایت کنندگان ہیں یہ دیر سے آئے اور یہ ٹائم پر نہیں، جس کی وجہ سے ان کو کاغذات نامزدگی بھی نہیں دیے گئے۔ اور اس کے بعد جب الیکشن کروایا گیا تو اس وقت کوئی بھی پینل موجود نہیں تھا مقابلے میں، اس لیے جو بلا مقابلہ پینل جیتا تھا، جو الیکٹ ہوا وہ بیرسٹر گوہر کی جو ہے نمائندگی میں تھا اور وہ اس وقت چیئرمین بنے تھے۔ اس کے بعد کچھ ثبوت ایسے مانگے گئے پی ٹی آئی نے دیے بھی، جیسے کہ اکبر اس بابر صاحب کو جب پارٹی سے نکالا گیا یا شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تو ان کی جو ایز اے رکن پی ٹی آئی جو کینسل کیا تھا وہ ڈاکومنٹ بھی عدالت میں دکھایا گیا اور اس کے بعد کاغذات نامزدگی بھی عدالت کے سامنے رکھے گئے۔ کچھ مزید ڈاکومنٹس ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے پاس موجود نہیں تھے، کچھ ایسے سوالات چیف جسٹس کے تھے جو ان کے جوابات پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس نہیں تھے، لیکن ایک اہم معاملہ جو سب سے بڑا سامنے آیا وہ یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ تھا، تو اس کے باوجود معاملے کو پشاور ہائی کورٹ لے کر جانے کی نوبت کیوں آئی، جس پر پی ٹی آئی کا جو جواب سامنے آیا کہ اس وقت جو الیکشن انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ پشاور کے اندر ہوئے، تو جوریسڈکشن جو ہے وہ پشاور کی بنتی تھی، اسی لیے ہم نے یہ جو پٹیشن تھی وہ پشاور کے اندر لگائی، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے کہ ڈویژن بینچ نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا 22 دسمبر والا وہ کل عدم قرار دیا اور بلہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس دے دیا۔
अच्छा कमर, ये भी बताइएगा, जब समाअत मुकम्मल हुई, पीटीआई के वकील जो है वो बाहर आ रहे थे, कैसी बॉडी लैंग्वेज उनकी थी? चेहरे उतरे हुए थे या फिर वो पुरुम्मीद थे कि सुप्रीम कोर्ट से जिस उम्मीद पर वो आए हैं बल्ले का निशान उनको मिल जाएगा और इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी कोई फैसला सामने आएगा? कैसा, क्या कुछ जज्बात का इजहार किया उन्होंने? देखिए, जब वापस कमरे अदालत से बाहर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, तो उनको कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवालात की अहमियत के हामिल है, किस वजह से जी, कमर मैकन हमारे साथ मौजूद हैं और वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान के केस में फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि कुछ देर में ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने समाअत मुकम्मल करते हुए रिमार्क्स दिए कि महफूज फ़ैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमें सांस लेने दें। पहले 9:30 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन फ़ैसले में ताख़ीर है और जो तमाम जजेस हैं वो बैठे हुए मुशावरत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या फैसला सुनाया जाता है। बड़े फैसले का इंतजार किया जा रहा है। समाअत के आगाज में पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि मरकजी केस में अली जफर वकील थे, वही इस केस में दलाइल देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जो भी दलाइल देना चाहे हमें कोई मसला नहीं है। चीफ जस्टिस ने वकील हामिद खान से इस्तफसार किया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपने पढ़ा है? जिस पर वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा है, पहले अली जफर दलाइल देंगे और उसके बाद आईनी मामले पर मैं दलाइल दूंगा। उसके बाद समाअत का आगाज हुआ। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने कहा कि आइन और इलेक्शन एक्ट इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे की इजाजत नहीं देते। इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 17(2) के तहत सियासी जमातें बनाने का इख्तियार देता है और सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 17(2) की तफसीली तशरीह कर चुकी है। इसलिए इंतखाबात एक इंतखाबी निशान के साथ लड़ना सियासी जमात के हुकूक में शामिल है। लिहाजा सियासी जमात को इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर इंतखाबी निशान से महरूम करना आर्टिकल 17(2) की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में मजीद कहा कि पीटीआई के किसी मेंबर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज नहीं किया। अगर इंतखाबात चैलेंज भी होते तो ये सिविल कोर्ट का मामला बनता है। इलेक्शन कमीशन के पास अखुद नोटिस का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान से इनकार आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन अहकामात हक़ाइक़ के बरक्स स्वाबदीदी हों तो अदालत को जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार हासिल है। बुनियादी सवाल यह है कि सियासी जमात या अफराद के सिविल राइट्स का फैसला आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल से हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आर्टिकल 10A से मुतसादिम है क्योंकि ऐसा कोई ट्रायल हुआ ही नहीं है। वकील अली जफर ने मजीद कहा कि पीटीआई सियासी जमात है जो प्राइवेट शहरियों की तंजीम है। इलेक्शन कमीशन को असखुद तौर पर शिकायत कुनिंदा और फैसला करने का इख्तियार नहीं है। पीटीआई ने 8 जून 2022 को पहला इंतखाब कराया। 23 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये गलत इलेक्शन है, दोबारा 20 दिन में कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला उस वक्त दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की तारीख का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे को तस्लीम शुदा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे। बैरिस्टर अली जफर ने जो आज तवील दलाइल दिए, 1 घंटे से ज़ायद उन्होंने दलाइल दिए, उसके अंदर उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले में किसी बेज़ाब्तगी का जिक्र नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की वजूहात दी हैं जो अजीब सी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को दुरुस्त कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तायनाती गलत करार दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तायनाती दुरुस्त नहीं है, इसलिए इंतखाबात तस्लीम करेंगे, ना ही इंतखाबी निशान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मखदूम अली खान ने टेक्निकी नौयत के एतराज़ात किए थे। मखदूम अली खान का नुक्ता पार्टी के अंदर जमहूरियत का था। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये वाली बात भी कह चुके हैं कि पीटीआई ने अपने ही कारकुनान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी है। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अखबार की कटिंग नहीं दिखाई जाए बल्कि अकबर एस बाबर का इस्तीफा दिखाया जाए। सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन ऐसे आ गए हैं, बोर्ड भी ऐसे ही आ गया है।
जी हाँ, बिल्कुल बड़े फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद फैसला सुनाया जाएगा। अब ये इस फैसले में थोड़ी ताखीर है। आपको बताएं कि इस फैसले को मद्देनजर रखते हुए जो मुकर्ररा वक्त था उसमें इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉटमेंट के वक्त में भी तोसी कर दी है और ये 10:30 बजे तक ये वक्त मुकर्रर किया गया है। अब आपको ये बताएं कि इसमें मजीद तोसी की गई है, इस वक्त को बढ़ा दिया गया है। 11 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने टिकट जमा कराने का जो वक्त है वो 11 बजे तक बढ़ा दिया है और यकीनन जो वक्त का जो इजाफा किया जा रहा है मुसलसल, उसकी वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका इंतजार किया जा रहा है। और ख़बर यह है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने का जो ये वक्त है उसमें इजाफा किया गया है। पहले 10:30 बजे का वक्त दिया गया था, अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये वक्त जो है अब 11 बजे तक का कर दिया गया है। उससे पहले 10:17 हो चुके हैं, तकरीबन 18 मिनट होने वाले हैं और अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला नहीं आया है। जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद जो भी फैसला होगा पीटीआई के जो अरकान हैं और जो उसके चेयरमैन हैं वो चेयरमैन मौजूद रहते हैं या नहीं रहते, जो भी सूरत हाल होगी बहुत मुख्तसर सा वक्त मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि तकरीबन 45 मिनट से भी कम का वक्त इस वक्त रह गया है। फैसला आता है, जो भी फैसला होगा उस हवाले से पीटीआई को रुजू करना होगा इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान के लिए और 11 बजे से पहले ये वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि 11 बजे तक का जो वक्त है उसके अंदर इंतखाबी निशान अलॉट किया जा सकता है। ये वक्त जो है इसी वजह से आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुसलसल ताखीर का शिकार हो रहा है फैसला और तीसरी बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से वक्त बढ़ाया गया है इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि फैसला जो है वो 8:30 बजे सुनाया जाएगा, उसके बाद 9 बजे तक का वक्त दिया गया, फिर 9:30 बजे तक का वक्त दिया गया। अदालती अमले ने कहा कि फैसला 9:30 बजे सुनाया जाएगा। उसके बाद अदालती अमले ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, कुछ नहीं बताया है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जाने से मुसलसल इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट का जो वक्त है उसको बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, कमर मैकन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। कमर, आगाह कीजिएगा कि अब 10:30 बजने वाले हैं, तकरीबन 10:19 हो गए हैं। फैसले में ताख़ीर की वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये 8:30 बजे बताया गया था कि 9:30 बजे तक फ़ैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया गया और जजेस की आपस में मुशावरत जो है वो जारी है। ये एक बहुत ही अहम मामला था और इस पर इतना इल्तवा जो है वो काफ़ी सवालात को जन्म दे रहा है, जबकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जाते हुए कहा कि हम कुछ देर में मुशावरत के बाद फ़ैसला सुनाएंगे और उन्होंने दोनों तरफ के वकला को अप्रिशिएट किया कि आपने इतने अच्छे दलाइल दिए और इतने अच्छे दलाइल के बाद अब हमें आपस में मुशावरत करने के लिए ज़रूर वक्त दरकार होगा, जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र शामिल थे, वो मुशावरत के लिए ले गए। लेकिन इस वक्त ताहाल कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला समेत जो तमाम फ़रीक़ैन हैं वो भी इस वक्त इंतज़ार में हैं और इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोर्ट वापस आती है और इस पर फैसला सुनाती है। सारा दिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो अपने दलाइल देते रहे। उसके बाद जो शिकायत कुनिंदगान थे उन्होंने भी अपने दलाइल जो हैं वो दिए और इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने भी जवाबुल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी रखा, लेकिन ताहाल अभी तक फैसला जो है वो नहीं सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त इंतज़ार जो है वो जारी है। जी अच्छा कमर, ये भी बताइएगा कौन कौन से अहम वकला जो हैं उस वक्त मौजूद हैं? पीटीआई के जितने भी वकला थे, हमने देखा कुछ देर पहले बैरिस्टर गौहर दोबारा वापस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अली जफ़र और दीगर जो जजेस हैं, क्या वो इस वक्त हामिद खान वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं? जी, कमरा अदालत में इस वक्त सिवाय अदालती अमले के 2 लोगों के कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है, बल्कि तमाम वकला सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वहाँ पर मौजूद हैं तो गलत ना होगा। बाकी फ़रीक़ैन के इक्का दुक्का लोग वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में अंदर मौजूद हैं। जी
اچھا یہ بتائیے گا، عدالتی عملے جو سورسز ہوتے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے فیصلہ عدالت میں آ کر لکھوایا جائے گا؟ چیف جسٹس نے آج ریمارکس بھی کافی عمدہ دیے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے جب بیپر دے رہے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ کئی معاملات کے اوپر ان کی نیاز اللہ نیازی کے ساتھ کچھ جسے کہتے ہیں کہ جھڑپ، اگر اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو وہ بھی ہوئی تھی، لفظی جھڑپ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر نے طویل دلائل دیے تھے، اور تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا یہ دلائل کا وقت تھا۔ اس کے اندر کراس کوشچن بھی ہوئے۔ کیا ایک آئیڈیا، اگر آپ سے وہاں بیٹھ کر آئیڈیا کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے عدالت کو بیرسٹر علی ظفر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے یا نہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم ترین نکتہ، سب جتنے بھی سوالات تھے وہ اسی متعلق آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جن پر یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ کل شاید ان کی تیاری اس طرح سے مکمل نہیں تھی، لیکن آج جب بیرسٹر علی ظفر نے دلائل کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا، اپنے دلائل کو بھی، اور انہوں نے کچھ اہم ترین نکات جب سامنے رکھے تو اس وقت انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ انہوں نے 3 سے 4 چیزیں اہم ترین عدالت کے سامنے رکھی اور کہا کہ میں ان چیزوں کے ارد گرد رہوں گا اور اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کروں گا۔ جس کے بعد جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن اس سے پہلے بیرسٹر علی ظفر نے جو اعتراضات اٹھائے تھے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں مداخلت کر کے کسی بھی قسم کا کوئی فیصلہ سنائے۔ اس کے بعد اگر کسی قسم کی کوئی جو ہے قانونی کمی رہ بھی گئی تھی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اندرونی معاملات میں سکروٹنی کرے، یا پھر الیکشن کمیشن کو یہ بھی اختیار نہیں ہے آرٹیکل 17(2) کے تحت کہ وہ کسی جماعت کا سمبل واپس لے لے، کیونکہ ایک سمبل اس جماعت کے تمام ووٹرز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کہا گیا کہ کروڑوں ووٹرز کا حق مارنے کے مترادف ہوگا اگر بلہ پاکستان تحریک انصاف سے واپس لے لیا جاتا ہے تو۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فیصلہ جی قمر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آج جو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں اس میں انہوں نے ایوب خان کے دور کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ایک تاریخ ہے، پیپلز پارٹی سے ماضی میں تلوار کا نشان واپس لیا گیا تھا، پھر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی، ایک اور سیاسی جماعت مسلم لیگ نے بھی ایسا ہی وقت دیکھا تھا، لیکن اس وقت صورتحال اور تھی اور اب اور ہے۔ جی بالکل، ایسا ہی کچھ چیف جسٹس کی طرف سے ریمارکس دیے گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ اس وقت بھی یہ تمام تر جو معاملات ہوئے تھے اس وقت ایک ڈکٹیٹرشپ تھی اور پارٹیوں کے اوپر بہت سخت ترین وقت جو ہے وہ گزرا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان واپس لیا گیا تھا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا ذکر بھی آیا اور کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ سے بھی اس وقت جو نشان ہے وہ واپس لیا گیا تھا، اور اس کے کیس پھر عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک سمبل تھا اس کے واپس لیے جانے پر آج اے این پی زیر بحث رہی، کیونکہ آج الیکشن کمیشن نے اے این پی کو ان کا نشان واپس الاٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں عام ترین بات یہ ہے کہ اے این پی نے بھی ابھی تک الیکشن نہیں کروائے تھے، اور انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن نے اے این پی کے اوپر صرف 20,000 کا جرمانہ عائد کیا اور ان کا انتخابی نشان لالٹین جو ہے وہ ان کو واپس کر دیا۔ یہ بات جب چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھی گئی تو چیف جسٹس نے مزید سوالات کیے کہ آپ نے الیکشن کروائے یا نہیں، جس کے بعد بتایا گیا کہ پینل اتارا گیا اور اس پینل کے مقابلے میں کوئی اور پینل نہیں آیا، جس کے بعد عمران خان کا جو نامزد پینل تھا وہ جیتا، جس پر بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چیئرمین بنے۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ چیئرمین جو بیرسٹر گوہر بنے ہیں وہ کتنا عرصہ پہلے پارٹی میں آئے، جس پر بتایا گیا کہ 2 سے 3 سال پہلے، تو پھر کہا گیا کہ بہت سارے پرانے لوگ بھی ہیں تو عمران خان نے انہیں نامزد کیوں نہیں کیا۔ پھر حامد خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ پارٹی چیئرمین کیوں نہیں بنے، تو یہ سارے وہ سوالات تھے جس نے نیاز اللہ نیازی صاحب کے جو انٹرپٹ کرنے کو میں یہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اٹھے اور انہوں نے انٹرپٹ کیا، اور قاضی صاحب پر سنگین الزامات لگائے کہ آپ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے ذاتی نوعیت کے اور انٹرنل معاملات کے سوالات کر رہے ہیں، تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو نوٹس جاری کرنے کی دھمکی دی، جس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے صلح صفائی کروا کے ان کو واپس بیٹھنے کے لیے کہا۔
जी। अच्छा कमर मैकन, ये भी बताइएगा, एक तासुर जो बनता हुआ नजर आ रहा है, इस हवाले से कुछ र्यूमर्स भी चलती हुई नजर आ रही हैं, आपने क्या ऑब्जर्व किया? इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट, ये दोनों अलग मामला, अलग अलग देख रही है सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को, या इकट्ठा देख रही है? इंट्रा पार्टी इंतखाबात को, जैसे बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि दोनों अलग अलग मामलात हैं और इलेक्शन कमीशन ने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया था। इंतखाबी निशान का मामला जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात से बिल्कुल अलग है, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही देख रही है या दोनों चीज़ों को इकट्ठा देखा जा रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बड़ी वाज़ेह और क्लियर नज़र आई कि उनका जो सबसे बड़ा सवाल था कि आपने इलेक्शन जो करवाए क्या वो दुरुस्त थे या नहीं थे, क्योंकि सब चीज़ें जो हैं वो बेस करती हैं इलेक्शंस के ऊपर। अगर इलेक्शन ठीक थे तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी आज ये कहा कि फिर तमाम चीज़ों की हकदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अगर इलेक्शन में बेज़ाब्तियाँ हैं और वहाँ पर जो कानूनी तरीक़ाकार है वो पूरा नहीं किया गया, तो फिर जो बल्ला है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकता। तो इलेक्शन एक वाहिद चीज़ थी जिस पर आज सारा टाइम बहस होती रही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक कोशिश और भी रही, और वो ये कि अगर आप ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं थे और बल्ला हमें नहीं मिलना चाहिए और आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देते हैं, तो उसके बाद सबसे अहम नुक्ता ये होगा कि क्या इतनी बड़ी पॉपुलर मकबूल जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इलेक्शन के अंदर किस तरह से जाएगी? अगर उनके सारे के सारे कैंडिडेट आज़ाद होंगे तो फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम होगी। तो ये भी रिक्वेस्ट की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि अगर बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जाता तो कोई और इलेक्शन सिंबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दिया जाए, ताकि एक ही सिंबल से तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान जो है मैदान में उतर सकें। और ये जो एक प्रेयर थी वो वाज़े तौर पर दुरुस्त भी नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त तहरीक इंसाफ है, इसमें किसी किस्म के शकूक व शुबहात अब नहीं है। लेकिन अगर उसके सारे के सारे उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, बेशक वो जीत कर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में पहुंच भी जाएं, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला पैदा होगा वो ये होगा कि आज़ाद अरकान जो हैं उनको वो मखसूस नशिस्तें किस तरह से अलॉट होंगी। ऐसा कोई कानून वगैरह मौजूद नहीं है, लेकिन एक निशान के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर असम्बली में आती है तो फिर मखसूस जो नशिस्तें हैं उसकी हकदार ज़रूर ठहरेगी। अच्छा कमर, एक और चीज़ मैं कतल करने की माजरत चाहूँगा कि जिस तरह ANP को जुर्माना हुआ है, क्या इसी तरह की कोई राह निकल सकती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि अगर इंतखाबात उस मयार के हिसाब से नहीं हुए हैं जो मयार एक तय करदा मयार है, तो जैसे कि 20,000 रुपए का जुर्माना जो है वो ANP को दिया गया है, या फिर तहरीक इंसाफ का मामला अलग है और ANP वाला मामला दूसरा था, तहरीक इंसाफ के मामला के अंदर किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं हो सकता, ऐसा ही है कमर? जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसमें अदालत ये डिसाइड करेगी कि वो कितना जुर्माना करती है, या और अगर बल्ला वापस किया जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। जबकि जो आर्टिकल पढ़ के सुनाया गया उसमें किसी किस्म का वाकई इस कैसा कोई इख्तियार मौजूद नहीं था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर बल्ला वापस ले लिया जाए। अब बज़ाहिर अगर कोई बेज़ाब्तगी है तो पहले भी ऐसी रिवायात मौजूद हैं कि पार्टियों को इलेक्शन सिंबल अलॉट कर दिया जाता है, जुर्माना कर दिया जाता है, और अगर इंतखाबात नज़दीक हो तो कहा जाता है कि इंतखाबात के बाद दोबारा बाकायदा तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करके रिजल्ट जो हैं या जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाए। तो इस सिलसिले में जो जुर्माने की रकम का जिक्र हुआ वो 1 लाख से लेकर 2 लाख तक हुआ था, जिसे अब अदालत डिसाइड करेगी कि वो क्या जुर्माना करके सिंबल वापस करती है या नहीं।